नमस्कार। आज हम भारत के लोकतंत्र के एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जहां पैसा, राजनीति और मीडिया एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। चलिए इस पूरे खेल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है और ये एक बहुत बड़ी पहेली है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गुमनाम पॉलिटिकल डोनेशन नहीं चलेगा, उस पर रोक लगा दी। लेकिन हुआ क्या? कॉरपोरेट फंडिंग पहले से भी ज्यादा हो गई। तो आखिर ये हुआ कैसे? ये पैसा आ कहां से रहा है? तो सबसे पहले पैसे के इस नए सफर को समझते हैं। देखते हैं कि पाबंदियों के बावजूद राजनीतिक फंडिंग के लिए कौन से नए रास्ते बना लिए गए हैं। देखिए, सिस्टम तो बदला है, लेकिन क्या खेल बदला है? पहले इलेक्टोरल बॉन्ड थे, जहां चंदा कौन दे रहा है ये पता नहीं चलता था, एकदम गुमनाम। अब है इलेक्टोरल ट्रस्ट, जहां डोनर का नाम बताना जरूरी है। तो हाँ, कागज पर तो पूरी पारदर्शिता आ गई, लेकिन जो पैसे का बहाव था वो नहीं रुका। और ये बहाव कितना बड़ा था, जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। पाबंदी लगने के ठीक बाद पहले ही साल में ट्रस्ट के जरिए करीब करीब 460 मिलियन डॉलर्स का चंदा आया। मतलब जो पुराना सिस्टम था उससे कहीं ज्यादा। ये तो साफ हो गया कि पैसा तो नहीं रुकने वाला था, बस रास्ता बदल गया था। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सारा पैसा गया कहाँ? इस चार्ट को देखिए। इस भारी भरकम रकम का 83% हिस्सा, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा, सिर्फ एक पार्टी जो सत्ता में है, बीजेपी, उसके पास गया। ये आंकड़ा खुद ही बता रहा है कि राजनीतिक मैदान में पैसों का संतुलन कितना बिगड़ा हुआ है। तो क्या ये सिर्फ पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए है या इसके पीछे कुछ और है? यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है क्विड प्रो को। ये एक लैटिन कहावत है जिसका सीधा सा मतलब है कुछ के बदले कुछ। मतलब एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। क्या पॉलिटिकल डोनेशन के पीछे भी यही लेन देन का खेल चल रहा है? आइए कुछ केस स्टडीज देखते हैं। चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। मार्च 2024 सरकार टाटा ग्रुप के 15 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे देती है। और फिर ठीक कुछ ही हफ्तों बाद 2 अप्रैल को टाटा से ही जुड़ा एक ट्रस्ट रूलिंग पार्टी को 91 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का चंदा दे देता है। अब ये जो तारीखों का खेल है, ये महज एक इत्तेफाक है या फिर इसमें कुछ और भी है? और ये कहानी सिर्फ टाटा की नहीं है। एक और उदाहरण हमारे सामने है मुरुगप्ता ग्रुप का। फरवरी 2024 में इनके एक बड़े सरकारी प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलती है। और फिर क्या होता है? ठीक अगले महीने 26 मार्च को ये ग्रुप सत्ताधारी पार्टी को 15 मिलियन डॉलर से ज्यादा का डोनेशन दे देता है। एक पैटर्न सा बनता दिख रहा है ना? तो ये तो बात हुई सीधे सीधे चंदे की। लेकिन पैसे का असर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। इसका एक और बहुत मजबूत हथियार है नैरेटिव पर कब्जा करना। तो चलिए अब ये देखते हैं कि पैसा मीडिया के जरिए कैसे एक खास तरह की सोच को बढ़ावा देता है। इस चीज को मीडिया कैप्चर कहा जाता है। इसका मतलब सिर्फ पत्रकारों को डराना या धमकाना नहीं होता। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है जिसमें मीडिया को आर्थिक तौर पर इतना निर्भर बना दिया जाता है कि वो जनता की आवाज बनने के बजाय सत्ता की आवाज बन जाता है। और इसका सबसे बड़ा जरिया है सरकारी विज्ञापन। इस ग्राफ को देखिए, कैसे पिछले कुछ सालों में सरकारी विज्ञापनों पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब मीडिया की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सरकार की जेब से आएगा तो उसकी आज़ादी पर सवाल तो उठेंगे ही। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ केंद्र में हो रहा है। दिल्ली का ही एक उदाहरण ले लीजिए। यहाँ की राज्य सरकार का जो एडवर्टाइजिंग बजट था वो 10 साल में पता है कितना बढ़ा? 4200% से भी ज्यादा। 4200%। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि विज्ञापनों का बजट मीडिया पर कंट्रोल रखने का कितना पावरफुल हथियार बन सकता है। और मजे की बात यह है कि इस बात को कोई छुपाता भी नहीं है। भारत के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप्स में से एक द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के मालिक विनीत जैन ने तो खुद कहा था, हम अखबार के बिजनेस में नहीं हैं, हम एडवर्टाइजिंग के बिजनेस में हैं। अब जब प्राथमिकता ही विज्ञापन हो तो फिर खबर की निष्पक्षता का क्या होगा? इसका नतीजा ये हो रहा है कि मीडिया की मिल्कियत कुछ ही लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज 70 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स को कंट्रोल करती है। अदानी ग्रुप ने हाल ही में एनडीटीवी जैसे चैनल को खरीद लिया, जिसे एक वक्त पर स्वतंत्र आवाज माना जाता था। इसी के चलते गोदी मीडिया या लैपडॉग मीडिया जैसे शब्द आज हमारे बीच इतने आम हो गए हैं। तो अब तक हमने देखा कि पैसा कैसे राजनीति और मीडिया दोनों पर अपना असर डाल रहा है। लेकिन इस पूरे खेल की असली कीमत कौन चुका रहा है? इसका आम इंसान की जिंदगी और हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है? इसका असर बढ़ती हुई असमानता में साफ दिखाई देता है। जरा ये आंकड़ा देखिए। आज भारत की कुल दौलत का 40% हिस्सा सिर्फ 1% सबसे अमीर लोगों के पास है।
ये आजादी के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार गहरी होती जा रही है। और इस असमानता की आवाज हमें जमीनी स्तर पर भी सुनाई देती है। मिनी एस जैसी एक निर्दलीय उम्मीदवार का ये सवाल सुनिए। वो पूछती हैं, जब कॉरपोरेट का पैसा खुलेआम बड़ी बड़ी पार्टियों को मिलता है और इलेक्शन कमीशन चुप रहता है, तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कई आम लोगों के मन में होगा। और ये लड़ाई कितनी गैर बराबर है, ये स्लाइड उसे साफ दिखाती है। एक तरफ है बिलियनर राज, यानी भारत के 185 अरबपति जिनकी कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। और दूसरी तरफ है जनता का अभियान, जहां मिनी एस जैसी उम्मीदवार सिर्फ $5,500 में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं। क्या इसे एक निष्पक्ष चुनावी मुकाबला कहा जा सकता है? तो अब सवाल यह है कि क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? क्या लोकतंत्र को दोबारा सही रास्ते पर लाने का कोई तरीका है? चलिए कुछ सुझावों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस पर काफी बहस चल रही है और कई सुधारों की बात हो रही है, जैसे कि चुनावों के लिए सरकारी फंडिंग हो ताकि कॉरपोरेट्स पर निर्भरता कम हो, मीडिया में सभी पार्टियों को विज्ञापन के लिए बराबर समय दिया जाए, जांच एजेंसियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो, और इस बढ़ती हुई असमानता को कम करने के लिए बहुत अमीर लोगों पर संपत्ति और विरासत टैक्स लगाया जाए। ये सब समाधान हैं जिन पर बहस हो रही है, लेकिन एक बुनियादी सवाल अपनी जगह पर कायम है। जब देश की नीतियां बनाने में पैसे की ताकत इतनी ज्यादा हो जाए, जब पूंजी ही राष्ट्र की परिभाषा तय करने लगे, तो फिर एक आम नागरिक की आवाज कौन बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।